फिलहाल एक इसी खबर से जोड़ता हुआ बता दूं कि अभी एक ये माहौल बनाया जा रहा है कि वसुंधरा राजे सभा जा रही है। अब मुझे नहीं लगता, मैं जितना वसुंधरा राजे को जान रहा हूं, वो शेयर कराया पहले पत्रकारों के ग्रुप में और फिर उसके बाद उन्होंने 15 मिनट के बाद इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर उन्होंने डाला। अमूमन क्या होता था कि वसुंधरा राजे की मुलाकात अगर प्रधानमंत्री से होती थी तो एक फोटो आती थी। विजया राजे सिंधिया जो मध्य प्रदेश में सांसद रही, मंत्री रही, उनके पास कोई पद नहीं है। लेकिन वही जो आपसे मैं कह रहा हूँ, जिस जेस्चरिंग के साथ वसुंधरा राजे मिल रही है मोदी से, ये शायद कोई अकेली नेत्री होंगी कि जो सिस्टम में नहीं होंगी और फिर भी जाके इस तरीके से मिल रही होंगी। पहले मदन सैनी गए, मदन सैनी के बाद राजेंद्र गहलोत गए और राजेंद्र गहलोत की सीट खाली हो रही है तो ओबीसी की जगह किसी जनरल को भेज नहीं सकते। ये हो सकता है कोई माली समाज से चला जाए या गुर्जर समाज से चला जाए। वही लड़ाई चल रही है कि शकुंतला को कहीं और दे दीजिए और हमें यहाँ दे दीजिए। टिकट न दिला पाने की वजह थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में। शकुंतला को चुनाव हरा करके मैसेज देना था कि अगर पायलट का विरोध करोगी तो चुनाव हारना पड़ेगा। आपको याद होगा उसमें कई सारे ऐसे चेहरे थे जिनको लेकर के विरोध ग्राउंड पे हो रहा था। शकुंतला को लेकर हो रहा था, अशोक चांदना को लेकर हो रहा था, तमाम ऐसे नेता थे, गजराज खटाना को लेकर हो रहा था और वो गुर्जर नेता ही थे जिनको लेकर के विरोध हो रहा था सचिन पायलट के खेमे में ना आने की वजह से। तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र राठौर की नजर राज्यसभा पे होगी और राज्यसभा नहीं होती बेटे को कम से कम टिकट अशोक गहलोत जी से दिलाया जा सके। नमस्कार, मैं हूं दशरथ सिंह। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। आज हम राजस्थान के राजनीतिक विषयों को लेकर चर्चा करेंगे और जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में इस वक्त कई चीजें चर्चाओं में, उन पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष पांडे जी जुड़ गए हैं, लगातार चर्चाएं करते रहते हैं। पांडे जी, आपका स्वागत है बातचीत करने के लिए। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त काफी चर्चाएं हैं, लेकिन पहले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जिस तरह से लगातार ईरान और इजरायल का जो युद्ध चल रहा था, अमेरिका उसमें शामिल है, तो जिस तरह की गतिविधियां सामने आई हैं, आज 2 हफ्ते से ज्यादा इस वार को हो गया है और जिस तरह की स्थिति सामने आ रही है गैस सिलेंडर को लेकर, जिस तरह की सामना है और आस पड़ोस के देशों उस पर भी कई हमले ईरान ने भी किए हैं। इजरायल लगातार उसमें पूरी तरह से दुविधा में फंसा हुआ है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे माहौल को कि अब भारतीय लोग भी परेशानी में नजर आते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, जिस तरह से गैस की किल्लतें बढ़ी है? देखिए, इसका राजस्थान में सीधा असर इसलिए पड़ सकता है क्योंकि जो इजराइल है, इजराइल की जो डेमोग्राफी है, जो उसकी ज्योग्राफी है, वो राजस्थान के बराबर की है। राजस्थान और इजराइल में बेसिक बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वहां भी पानी की कमी है, यहाँ भी है, वहां भी रेत है, यहाँ भी रेत है। तो जो भौगोलिक पृष्ठभूमि अगर देखें तो राजस्थान और इजराइल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आबादी के मामले में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सारी चीजें हैं। तो ऐसे में राजस्थान में धीरे धीरे उसका असर दिखाई देने लगा है। अभी तो चलिए ठीक है, गैस सिलेंडर की बात हो रही है, एलपीजी की बात हो रही है, सीएनजी की बात हो रही है। इजराइल के बहुत सारे सेंटर्स हैं। अभी आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री आए थे अजमेर, तो उन्होंने कहा कि मैंने अजमेर के एक योद्धा का नाम लिया, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, इजराइल में मैंने उनका देखा। तो इजराइल की कुछ यहाँ पर जो एक्सचेंज सेंटर्स खोले हुए हैं, मेरे ख्याल झालावाड़ में भी सेंटर है, अलग अलग तरीके जो इजराइल यहाँ पर काम कर रहा है, उसका असर यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये बता दें कि दरअसल राजस्थान, खास करके जयपुर, पर्यटक नगरी है, पर्यटन यहाँ का बहुत बड़ा उद्योग है। होटलों में मेरी बातचीत हुई किसी एसोसिएशन वाले से, उनका कहना है कि जिस तरीके से ये युद्ध हो रहा है उसको देख करके अगर लगता है अगर युद्ध लंबे समय तक चला तो यहाँ पर पर्यटकों की संख्या कम हो जाएगी और नुकसान होगा होटल मालिकों का, होटल वालों का, होटल से जुड़े तमाम जो कारोबारी हैं, टूर एंड ट्रेवल्स के लोग हैं, उन्हें नुकसान होगा और उसका असर राजस्थान में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी ये कहा जा रहा है कि जो युद्ध है वो अमेरिका, इजराइल और ईरान का है, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसका सीधा असर राजस्थान पर, भारत में और जगहों में पड़ रहा होगा, लेकिन चूंकि हम लोग जयपुर में खड़े हैं, जयपुर में उसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। अलग अलग तरीके, अलग अलग जो व्यवसाय उद्योग है वो प्रभावित हो रहे हैं इससे। जिस तरह से प्रभावित हो, सारे उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। आप सही कह रहे हैं कि पर्यटन एक बड़ा जो है राजस्थान का मेन जो है आर्थिक पैकेज भी है, सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी, उस पर असर तो होना ही है। दूसरी ओर जिस तरह से काला बाजारी का जो धंधा होता है वो ऐसी स्थिति में सामने आ जाता है। हालांकि चल तो बहुत पहले से रहा है, बीच में चलता भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में जिस तरह से काला बाजारी का धंधा सामने आता है, सरकार को इस पर बड़ा कहीं ना कहीं काम करना चाहिए, तभी जाके सारी चीजें ऐसी स्थितियों में रोक पाती है। देखिए, मैं आपको एक पिछले घटना छोड़ूंगा। जब कोरोना आया तो सबसे पहला प्रदेश था राजस्थान। जब अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन बोला था, जबकि प्रधानमंत्री ने दूसरा एक टर्म दिया था कि हम इसको घेरबंदी कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, सुरक्षा बंदी है। लेकिन सबसे पहले राजस्थान ने अपने बॉर्डर्स को सील किए थे।
तो राजस्थान सबसे पहले अलर्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी बहुत से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, बहुत सारे राज्य जुड़े हैं इससे, बहुत अलग अलग तरीके की यहाँ पर चीजें हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं। तो उसके हिसाब से अब सुमित गोदारा जो इस विभाग के मंत्री हैं वो कह रहे हैं सब कुछ अंडर कंट्रोल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं, कालाबाजारी की जो बात आप कर रहे हैं, वो तो एक मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म को क्या ये सरकार पकड़ पाएगी? अब आप देखिए, जिस समय पूरी दुनिया परेशान है, हर कोई गैस को लेकर के हाहाकार में है, और मुख्यमंत्री पत्रकारों के द्वारा, तमाम लोगों द्वारा सीमार में बुला करके अपने बजट की चर्चा कर रहे हैं। अब आप इस चीज को देखिए, किस तरीके से चर्चा होनी चाहिए कि गैस सिलेंडर्स, खाद्य आपूर्ति, जिस तरीके से चीजें हो रही उस पर न जा करके। तो इससे लगता है कि सरकार गंभीर तो है, लेकिन जिस तरीके के सड़क पे जो जो बाजार में जो हालात पैदा हो रहे हैं, मुझे लगता है उस पर थोड़ा इनको गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। नहीं तो जो हालात हमने देखा था कि पले पले धीरे धीरे कोरोना आया, फिर यहाँ नहीं आएगा, इनके घर नहीं आएगा, उनके घर नहीं आएगा, और सुबह उठे पता चला हमारा पूरा मालवीय नगर जो है वो क्वारंटाइन हो गया है। हर जगह नगर निगम की गाड़ियां दौड़ रही हैं, सायरन बज रहे हैं। तो ऐसे हालात ना आए। अपन तो पत्रकार है, देख रहे हैं चीजों को, तो इसके हिसाब से सरकार को थोड़ा सा मजबूती से कदम उठाना चाहिए, हीला हवाली नहीं करना चाहिए, अंडर कंट्रोल होना चाहिए, चीजें जल्दी से जितनी जल्दी हो जाए उतना सही है। देखिए ये एक विषय है, लेकिन राजनीतिक विषय की बात कर लेते हैं कि किस तरह से पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुलाकात अपने परिवार के साथ होती है। उस पूरे घटनाक्रम को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। आपके नजरिए से आप किस तरह से देखते हैं पूरे नजरिए? देखिए, मेरा नजरिया ये था कि मैं उस दिन भी काफी प्रयास किया कि उस फोटो को समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो तस्वीर जो थी वो प्रधानमंत्री अपने ट्विटर अकाउंट से नहीं डालते, किसी सोशल मीडिया हैंडल में नहीं डालते एज ए प्रोटोकॉल, और बीजेपी भी नहीं डालती, क्योंकि बीजेपी के लिए भी बहुत कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं थी। वसुंधरा ने जिस तरीके से उस फोटो को शेयर कराया पहले पत्रकारों के ग्रुप में, और फिर उसके बाद उन्होंने 15 मिनट के बाद इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर उन्होंने डाला। अमूमन क्या होता था कि वसुंधरा राजे की मुलाकात अगर प्रधानमंत्री से होती थी तो एक फोटो आती थी, 5 फोटो आई। उनका जो बेटा है वो भी मोदी से मिल रहा है, उनके पोते मिल रहे हैं, उनकी बहू मिल रही है, और बहू को जब जिसने भी देखा फर्स्ट आई साइट में कि यार ये इनकी बहू व्हीलचेयर पे है, बीमार थी, वो भी मिलने आई है, तो इसे क्या समझा जाए? तो हमने जिन लोगों से बात की, सबका ये कहना था कि ये वसुंधरा राजे का एक असली रूप है, कि भाई हम सरेंडर नहीं है और हम कमजोर नहीं है, हम फैमिली के साथ मिलने आए हैं और मिल के जा रहे हैं। अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो सोचा जा सकता है, ये भी पार्ट हो सकता है। तस्वीर में जो उनकी जेस्चरिंग आ रही है कि जिस तरीके से मैडम बैठी हुई हैं, आप देखेंगे तो पैर पे पैर रख करके, और अमूमन वहां प्रोटोकॉल के तहत आप पीएम के सामने इस तरीके से नहीं बैठ सकते, लेकिन वो फैमिली फोटोग्राफी हो रही है कि अभी घर पे आए हैं प्रधानमंत्री आवास में। और हमारा तो मोदी से जो है घरेलू संबंध है, और प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले ही साथ अजमेर में जब आए थे तो उनको बहन कह के गए। तो अब जब बहन कहते हैं, उसमें आप वीडियो देखिए, वो ऐसे कर रही है जनता को कि नहीं नहीं, ये जो आप कह रहे हैं जनता मुझे स्वीकार कर रही है। ये एक बड़ा संकेत है, और मेरे ख्याल से जब नीतीश कुमार की विदाई होगी बिहार से, सबकी नजरें वहीं टिकी हुई हैं। 10 अप्रैल को मेरे ख्याल से राज्यसभा का कार्यकाल शुरू हो जाएगा, जो उनका जिस चीज के नॉमिनेशन किए है, तो उसके बाद से ये तय हो जाएगा कि अब बिहार के बाद किस स्टेट में परिवर्तन करना है। क्योंकि कई राज्यों में बीजेपी का आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हर जगह मंत्रिमंडल विस्तार की घटनाएं रुकी हुई हैं, हो नहीं पा रही हैं। तो उसको लेके कहा जा रहा है कि उस घटना के बाद से इन सारे स्टेटों में एक हलचल दिखाई दे सकती है कि किस तरह से, क्योंकि तस्वीरें वसुंधरा राजे की जब आती हैं तो कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में हलचल मचती है, और कई लोग चर्चाएं करते हैं कि आखिरकार जो संदेश वसुंधरा राजे देना चाहती थी, उन्होंने एक संदेश इन तस्वीरों के माध्यम से भी दिया है। उनके पोते की भी चर्चा हो रही थी कि तीसरी पीढ़ी को लेकर चर्चाएं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं क्योंकि कई जो लोग हैं राजनीतिक लोगों को, कहीं उन्होंने एक संदेश भी दिया होगा, चाहे वो किसी भी स्तर के राजनीतिक नेता हो, और बीजेपी खासतौर पर बीजेपी में कई नेता है जिनकी अपन बात करें, राजेंद्र राठौड़ हो, अन्य कोई नेता ऐसे हैं जिनकी चर्चाएं लगातार चलती हैं, लगातार चलती रहती है। एक चीज मैं जोड़ूंगा कि वसुंधरा राजे की बहन है विजया राजे सिंधिया, जो मध्य प्रदेश में सांसद रही, मंत्री रही, उनके पास कोई पद नहीं है, लेकिन वही जो आपसे मैं कह रहा हूँ, जिस जेस्चरिंग के साथ वसुंधरा राजे मिल रही है मोदी से, ये शायद कोई अकेली नेत्री होंगी कि जो सिस्टम में नहीं होंगी, और फिर भी जाके इस तरीके से मिल रही होंगी। ये अपनापन, उनके पोते ने किस तरीके से मोदी प्रधानमंत्री ने उनका हाथ पकड़ा और उस तरीके से अभिवादन हो रहा है, और इसीलिए वसुंधरा राजे की एक स्टाइल है, कहते हैं मैडम की स्टाइल है। और किसी अधिकारी पत्रकार से अपन देखते हैं, लोग बात करते हैं कि मैडम राजे मैडम होती तो कुछ और करती, उनकी स्टाइल है ये। और इस स्टाइल से क्या मिल रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, तो समय बताएगा।
लेकिन यहाँ गंभीर चर्चा हो रही है। फिलहाल एक इसी खबर से जोड़ता हुआ बता दूं कि अभी एक ये माहौल बनाया जा रहा है कि वसुंधरा राज्यसभा जा रही है। अब मुझे नहीं लगता, मैं जितना वसुंधरा राजे को जान रहा हूँ, इतना देख रहा हूँ, यहाँ की पत्रकारिता में इतने साल से काम कर रहा हूँ, 2015 से उन्हें देख रहा हूँ, जब सीएम थी, तो वसुंधरा राजे राज्यसभा के लिए तो मिलने नहीं होगी मेरे ख्याल से। हालांकि पार्टी है, उन्हें कुछ भी नहीं, राज्यसभा की आप बात कर रहे हैं, इसी को लेकर कहता हूँ कि राज्यसभा के लिए भी कई नाम चर्चाओं में, आपने भी कई बार जिक्र किया है। क्या लगता है कि वो जो नाम चर्चाओं में उनमें से ही जा सकते हैं, 2 सीटें राज्यसभा से जाएंगी, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए बीजेपी के लिए हाँ, बीजेपी के लिए राज्यसभा का ये है कि यहाँ से 2 सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं, 3 सीटों पर चुनाव होगा, एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस किसे भेजेगी उस पर चर्चा बाद में कर सकते हैं अपन। नहीं, बीजेपी की बात है कि रवनीत सिंह बिट्टू जो यहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें आप रिपीट करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हो तो हटाओगे, कहाँ से ले जाओगे, क्योंकि उस समय भी कई राज्यों में चुनाव हो रहे होंगे। मेरे ख्याल से ये उनके सबसे मुफीद होगा। पंजाब का चुनाव है, रवनीत को अगर आप रेल मंत्री से हटाते हैं तो क्या पंजाब में एक्टिव करेंगे, क्या करेंगे? अगर रवनीत सिंह बिट्टू को नहीं भेजते हैं तो 2 सीटों पर चुनाव होगा, 2 सीटों पर चुनाव होगा तो उसमें महिला पुरुष दोनों देखे जाएंगे। अगर रवनीत सिंह बिट्टू को भेजते हैं और 1 सीट की बात आएगी, तो जहां तक मुझे लगता है, जो मेरा जो समझ कह रहा है कि किसी महिला को भेज देंगे तो उससे विवाद ही खत्म हो जाएगा कि आपने जाट को भेजा कि क्षत्रिय को भेजा कि गुर्जर को भेजा, क्योंकि अभी तक कोई गुर्जर समाज से एक भी राज्यसभा बीजेपी से यहाँ नहीं जा पाया है। दलित भी जा चुका है, एसटी भी जा चुका है, ब्राह्मण है ही है, घनश्याम तिवारी। तो अब इस तरीके से देखा जाए तो कुछ खेल इस तरीके का दिख रहा है। लेकिन नामों को लेकर देखें, जो भी राज्यसभा के कैंडिडेट बनाए गए हैं, चाहे बिहार की बात कर लिए, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करिए, चाहे हरियाणा की बात करिए, जो जो नाम अभी सामने आ रहे हैं, उसमें कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस बहुत दिग्गज रहा हो। नितिन नवीन को भेजना था इन्हें, संजय भाटिया लोकसभा का टिकट छोड़े थे, तो ऐसे भी बहुत नेता यहाँ पड़े हैं। हो सकता है किसी युवा को भेज दे, किसी महिला को भेज दे और किसी बुजुर्ग को भेज सकते हैं। ये तो बीजेपी के उस पैटर्न को तय करेगा कि बिट्टू को भेज रहे हैं नहीं भेज रहे हैं। लेकिन कई नाम अगर लेना चाहें आप तो, क्योंकि कई नाम हैं जो इस सियासत की कड़ी में अभी सरकार से दूर है, चुनाव हार गए, लेकिन वो अभी भी बीजेपी के उस मुख्य धारा में मौजूद है। चाहे उनकी स्थायी समिति की अभी लिस्ट जारी हो, उन सब में उनका नाम गाए बगाए आ जाता है। कई बार कहा जाता है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो क्या लगता है वो नाम आ सकते हैं, कि उन नामों पर भी चर्चा हो सकती है? देखिए, आप संकेत दे रहे हैं सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ की तरफ। अरुण चतुर्वेदी है, अशोक परनामी है, ऐसे अगर नाम देखेंगे तो मेरे ख्याल दर्जनों नाम है जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और खाली है, जिनके पास कोई पद नहीं है। चलो, सतीश पूनिया जी के पास हरियाणा का है, राठौड़ के पास कुछ नहीं है, अशोक परनामी खाली है, और इसी तरीके से देखिए संतोष अहलावत हैं, सुमन शर्मा है, महिलाओं में अलका गुर्जर है, तमाम चेहरे हैं। और अभी जो मैं देखा, जो अलग अलग राज्यों से जो महिलाएं गई हैं, उनके बैकग्राउंडर कोई बहुत बड़े नहीं रहे हैं कि कोई बहुत मंत्री रही होंगी, केंद्रीय मंत्री रही होंगी, रिपीट किया होगा। बीजेपी महिलाओं में भी एक नई लीडरशिप तैयार कर रही है, जिनकी उम्र कम है, जो बहुत अनुभवी नहीं है, जो बहुत वोकल नहीं है, बहुत खुल के बोलती नहीं है, ऐसी भी महिलाओं को बीजेपी इस बार जगह दे रही है। तो मुझे लगता है इस तरीके के चेहरे जो अपन बात कर रहे हैं, इसमें से कोई हो सकता है इसके अलावा भी कोई तैयार हो। ऐसा चौंकाने वाला नाम आपको लगता है? देखो, चौंकाने वाला तो राज्यसभा में नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसी सीट होती है जहां आप एक ऐसे व्यक्ति को भेजते हो जिससे जाति समीकरण साधते हो आप। अच्छा, दूसरी बात, माली समाज यहाँ लगातार एक राज्यसभा जाता रहा है। पहले मदन सैनी गए, मदन सैनी के बाद राजेंद्र गहलोत गए, और राजेंद्र गहलोत की सीट खाली हो रही है, तो ओबीसी की जगह किसी जनरल को भेज नहीं सकते। ये हो सकता है कोई माली समाज से चला जाए या गुर्जर समाज से चला जाए, जो मूल ओबीसी की बात बीजेपी लगातार कर रही है। पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो मुझे लगता है चौंकाने वाला नाम तो हो सकता है हमारे आपके लिए। कई ऐसी कास्ट है जिनमें से नहीं गए, जैसे गुर्जरों की आप बात कर रहे हैं, मीना से पहले डॉक्टर कुल्लान मीना को वो भेज चुके हैं, ऐसी से भेज ही चुके हैं, तो कहीं ना कहीं चुनीलाल गरासिया है, अभी चुनीलाल गरासिया है, तो 2 राज्यसभा सदस्य एक ही जाति से नहीं जा सकते। घनश्याम तिवारी है ब्राह्मणों से, राजपूत समाज से राज्यसभा में कोई नहीं है, तो हो सकता है उस पर कोई भेज दें। जाट समाज से राज्यसभा में कोई नहीं, वहां भेज सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से चूंकि जिस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है, हो सकता है हमें आपको लगे चौंकाने वाला नाम है, लेकिन बीजेपी में उनकी लॉबिंग चल रही है और तमाम नाम है, बहुत सारे। अभी महिला आयोग में कोई जाना चाहता है, कोई नहीं होगा तो वहां जाएगा, कोई क्योंकि राष्ट्रीय टीम बनानी है तो राज्यसभा बना के राष्ट्रीय टीम में भी ले जाना है। तो तमाम सारी चीजें देखी जा रही है कि संगठन के दृष्टिकोण से कौन लोग अच्छे हैं और सरकार में जाके कौन लोग अच्छे दृष्टिकोण से काम कर सकते हैं। देखिए, 2 बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का अगर जिस तरफ इशारा जाता है वो वही तय करते हैं कि क्या कुछ होना है। खासकर आज अभी मुलाकातों के दौरों के बीच में डॉक्टर कुल्लान मीना भी अमित शाह से मिलते हैं। उससे पहले कई बार
लगातार दिल्ली दौरे होते रहते हैं और मुलाकातों को, तो क्या लगता है राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ परिवर्तन, ऐसा कुछ होगा कि मंत्रिमंडल की बात भी चलती, कुछ हो सकता है क्या? ऐसी कुछ संभावना लग रही है आने वाले दिनों में? देखिए, पहले तो ये चल रही थी खबर कि भजन लाल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कल। ये मैं लगभग 1 साल से सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे होंगे। 365 दिन सरकार के पूरे हुए थे, तो उसके बाद चला भजन लाल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा। ये मंत्री जाएंगे, वो मंत्री आएंगे, ये विधायक जाएगा, वो सांसद आएगा। इस तरीके का एक माहौल उस समय क्रिएट किया गया कि भाई साहब, हम इन मंत्रियों को विदा कर देंगे, इन मंत्रियों को ले आएंगे। जो एक पॉलिटिकली प्रेशर जो मंत्रियों के ऊपर होती है, वो डालने की कोशिश की गई। मंत्रियों को लग गया ये सब खेल खत्म हो गया। अब जब पॉलिटिकली प्रेशर नहीं पड़ा, तो मंत्रियों के बाद अब चर्चा होने लगी कि हो सकता है कि भाजपा के अध्यक्ष ही बदल जाए। एक जो पावर सेंटर होता है ना, जहां से खबरें क्रिएट की जाती हैं, जो हमारे यहाँ तक, सोशल मीडिया तक और बाहर तक ले आती हैं, जिनकी चर्चा नहीं हो उनका भी नाम आ जाता है। तो अब वो भी खेल बंद हो गया। अब कहा जा रहा है कि अब क्या होगा। कोई कहता है कि अभी गुजरात का मॉडल पेश होगा, कोई कहता है कोई मध्य प्रदेश का मॉडल पेश होगा। तो मॉडल की बात हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से जब समीक्षा की बात आएगी, पिछले दिनों भजनलाल जितनी तेजी से दिल्ली गए थे, ये लगने लगा था कि अब कुछ तो हो जाएगा। और ये कह के भी जाते थे उनके लोग कि भैया मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, ये आएंगे, वो जाएंगे, ऐसा वैसा। मेरे ख्याल से बंगाल चुनाव के बाद और बिहार में जब नीतीश कुमार की विदाई होगी, उसी के बाद तय होगा कि राजस्थान में क्या होने वाला है। बिल्कुल संतोष जी, और जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार का विदाई समारोह हुआ, उससे फिर एक लगा कि अभी भी जो है राजनीतिक लोगों की समझ में आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह है, अभी भी वो जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, वो जो चाहते हैं वो होता है। ऐसे में राजस्थान की लगातार हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में कई बार ऐसे जो है लोगों की चर्चाएं होती हैं, खासकर अशोक गहलोत की चर्चा होती है। पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त बहुत ज्यादा वो सक्रिय नजर आते हैं कांग्रेस की बात करें तो। और पिछली बार जब वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, तीसरी बार फिर मुख्यमंत्री, तब इतने सक्रिय नजर नहीं आए जब उनका मुख्यमंत्री जो कार्यकाल रहा था उस वक्त। लेकिन इस वक्त आपने भी देखा होगा कि किस तरह से वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसकी वजह भी आप बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी लाल डायरी की एक चर्चा होती है एक कार्यक्रम में, जो निजी कार्यक्रम था सगाई समारोह, धर्मेंद्र राठौर जो बहुत नजदीक है अशोक गहलोत के। क्या लगता है इसका कारण क्या है कि उन्होंने लाल डायरी का मुकेश वासनिक के सामने नाम लिया और राजेंद्र गुड़ा को इशारा करके ये बताया कि लाल डायरी? ये गहलोत को जो जानते हैं, मैंने उनको 13 में जब सरकार गई, तो उसके बाद मैं यहाँ जयपुर आया 15 में। तो अशोक गहलोत के बारे में लोग कहते थे गहलोत साहब बहुत सरल हैं, चप्पल में दिख जाते हैं, बहुत सरल तरीके से रहते हैं, सबसे मिलते हैं। वो छवि उनकी बनती है, सरकार से चले जाते हैं। जैसे ही सरकार में आते हैं, फिर गहलोत साहब षड्यंत्र करना और एक बड़े जादूगर, तमाम जो उपाधियां हैं। लेकिन इन दिनों जैसे कि आप देखिए, जब अशोक गहलोत यहाँ पर सीएम थे, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही थी, तो हमारे एक उत्तर प्रदेश के जब यहाँ पर उसमें प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे अजय कुमार लल्लू, उन्होंने अशोक गहलोत को कहा उनके साथ मिलने के बाद कि आप सर काम बहुत अच्छा करते हैं, मार्केटिंग नहीं कर पाते आप। तो गहलोत ने ऐसे पीठ पर हाथ ठोकते हुए बोला कि मैं आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाऊंगा। किसका? अशोक गहलोत के काम का, जो उसमें महंगाई राहत कैंप चल रहा था। अशोक गहलोत ने पूरा फोकस भी किया। अशोक गहलोत का टारगेट था कि हमें 56 पे नहीं जाना है, 21 पे नहीं जाना है, उससे बेहतर सीटें लेके आनी है, सरकार बने या ना बने, लेकिन उससे बेहतर सीटें लानी है। मार्केटिंग की अशोक गहलोत ने। अब डिजाइन बॉक्स की चर्चा अपन कर सकते हैं, खूब सुना। तो ये गहलोत की समझ में आ गया है कि अशोक गहलोत सिर्फ काम से नहीं चल सकते, चप्पल से नहीं चल सकते, सरलता से नहीं चलते, इसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए। और लाल डायरी की चर्चा इसलिए हुई क्योंकि धर्मेंद्र राठौर को ये मैसेज देना है कि हमारे साथ तो निर्दलीय विधायक रवि सिंह भाटी भी हैं, भाजपा की दिया कुमारी भी हैं, अशोक गहलोत जी भी हैं, और देखो साहब हमारे पास लाल डायरी वाले भी आते हैं जो आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे थे। अल्लाह, उन्होंने कहा सरकार हमारी इन्होंने बचाई। तो वो ये कह रहे हैं कि हम तो एक ऐसे चाबी है, धर्मेंद्र राठौर एक ऐसी चाबी है, आप राज्यसभा में लगाओगे ना तो सब अपने पास मिलेंगे। राज्यसभा के चुनाव में पार्टियों का अनुभव उनके पास जी, और वो इसीलिए कह रहे हैं कि राज्यसभा के चुनाव की बात जब हो, जब आपको कोई बेहतर कैंडिडेट न मिल रहा हो, तो साहब हमारे ऊपर एक बार ध्यान दे देना। हमारे पास लाल डायरी भी है, अशोक गहलोत भी हैं और तमाम सारे लोग हैं। मुझे लगता है कि धर्मेंद्र राठौर के मन में अब एक बार राज्यसभा जाने की इच्छा जग गई है, और मुझे लगता है इससे बेहतर मौका नहीं होता। जहां आपने देखा होगा सारे कांग्रेस के और बीजेपी के, खास करके निर्दलीय विधायक दिखे वहां। आजकल के समारोह एक राजनीतिक ताकत दिखाने के भी एक जगह बन गई है, क्योंकि पिछले दिनों मुकेश भागड़ की शादी में भी वही रहा। ये दशरथ जी शुरू से रहा है कि चाय पार्टी हाई टी ये सब होती इसीलिए थी, शक्ति प्रदर्शन के लिए। देखो कौन आया और कौन गया।
लेकिन आप देखिए रोचक बात एक थी कि धर्मेंद्र सिंह राठौर की शादी में बेटे की जो सगाई थी, जिसको राहुल गांधी ने विवाह लिख के भेज दिया, वो समझ नहीं पाए होंगे, हो सकता है शब्दों का खेल रहा हो। उस सगाई में अगर इतने लोग आ रहे हैं तो इसका मैसेज भी शादी में क्या होगा। और उन्हें अपने बेटे को भी लाना था मार्केट में कि देखो भाई साहब, हमारा बेटा भी अब विधानसभा की तैयारी कर सकता है। लेकिन कुछ प्रयास करने के बाद भी उन्हें टिकट नहीं दिला पाए गहलोत, ये भी एक बड़ी बात थी, क्योंकि उन्होंने प्रयास तो बहुत किए कि मुझे टिकट मिले, लेकिन दिला नहीं पाए। अब उन्होंने जिस तरह से आपने कहा कि राज्यसभा की जाने की उनकी एक मंशा है या फिर कोई विशेष जो है कोई कुछ चीजें करने की इच्छा है। देखिए राठौर जो है वो आते हैं, बानसूर से चुनाव लड़ना चाहते थे। वो बानसूर शायद चुनाव लड़े भी थे एक बार, उनकी सीटें बहुत कम वोट उन्हें मिला था। एक बार चुनाव लड़े थे शायद, मुझे जानकारी में है, कांग्रेस टिकट तो नहीं नहीं निर्दलीय लड़े थे शायद। और बानसूर से चाहते हैं। बानसूर शकुंतला रावत आती हैं। शकुंतला रावत राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली तक उनकी पकड़ है। गुर्जर नेताओं में, महिलाओं में एक बेहतर नेता है, बीजेपी की टक्कर देती है जो कांग्रेस की तरफ से। शकुंतला रावत जो है वो चुनाव के बाद तो पहले पायलट के गुट में थी, जो टिकट देने वाले पायलट ही थे, लेकिन जब विवाद हुआ यहाँ तो वो धीरे से अशोक गहलोत की तरफ खिसक गई। अब अशोक गहलोत खेमे की वसुंधरा वो शकुंतला भी हो गई हैं और अब धर्मेंद्र राठौर भी हो गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट तय कर पाएंगे कि बानसूर से चुनाव लड़ेगा कौन। वही लड़ाई चल रही है कि शकुंतला को कहीं और दे दीजिए और हमें यहाँ दे दीजिए। टिकट न दिला पाने की वजह थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में। शकुंतला को चुनाव हरा करके मैसेज देना था कि अगर पायलट का विरोध करोगी तो चुनाव हारना पड़ेगा। आपको याद होगा उसमें कई सारे ऐसे चेहरे थे जिनको लेकर के विरोध ग्राउंड पे हो रहा था। शकुंतला को लेकर हो रहा था, अशोक चांदना को लेकर हो रहा था, तमाम ऐसे नेता थे, गजराज कटाना को लेकर हो रहा था, और वो गुर्जर नेता ही थे जिनको लेकर के विरोध हो रहा था सचिन पायलट के खेमे में ना आने की वजह से। तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र राठौर की नजर राज्यसभा पे होगी, और राज्यसभा नहीं होती बेटे को कम से कम टिकट अशोक गहलोत जी से दिलाया जा सके। मुझे जो लग रहा है फिलहाल तो यही दिख रहा है, आगे क्या होगा अभी कौन जानता है। अभी क्या है, कांग्रेस की बात कर लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि कांग्रेस में यूथ का अध्यक्ष बनना है, उसके लिए तमाम चर्चाएं। जिन्हें लोकसभा का टिकट मिल चुका है, जिन्हें विधानसभा का टिकट मिल चुका है, वो भी चर्चाओं में, वो भी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जो इसमें आना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि ये पावर पॉलिटिक्स हो गई है और एक जो लीडरशिप, अलग अलग लीडरशिप के अलग अलग लोग चाहते हैं कि हमारा ही कब्जा उस पर बने रहे, हम लोग वहां पर आए। आपको क्या लगता है ये बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है? अब सचिन पायलट हो, डोटासरा हो, अशोक गहलोत हो, टीकाराम जूली हो, 4-5 नेता यहाँ राजस्थान के लिए कांग्रेस की लीडरशिप में लगातार नाम चर्चाओं में है। तो क्या लगता है कि ये भी एक चर्चा है कि किसको किसको बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए? देखिए यूथ में क्या है कि इलेक्शन होगा, नॉमिनेशन नहीं होगा, कोई यहाँ नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। नॉमिनेशन कराना होगा तो एक लंबी लिस्ट आ जाएगी, दिल्ली से भी कुछ लोग आ जाएंगे। इलेक्शन में क्या होता है, पैसा खर्चा होता है, मेरे ख्याल से काफी पैसा खर्च होता है, 9 से 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब उसमें कौन खर्च कर सकता है? अभी अपन जैसे अनिल चोपड़ा की बात कर लें, चुनाव हार गए हैं लोकसभा का। अभिषेक चौधरी की बात कर लें, विधानसभा हार गए हैं। अभिषेक चौधरी को अशोक चांदना और डोटासरा गुट का माना जाता है, अनिल चोपड़ा को सचिन पायलट के गुट का माना जाता है। सचिन पायलट के लिए इतने पैसे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो क्या ताकत दिखाएंगे, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि अध्यक्ष बदला जा सकता है। सचिन पायलट अध्यक्ष पे दिमाग लगाएंगे, यूथ में लगाएंगे, यूथ से कोई फायदा होना जाना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप देखो पहले से ही अभिमन्यु पुनिया सचिन के गुट के लोग हैं, वो रह के भी सचिन का कोई प्रोटेक्शन नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल से चुनाव छोड़ दिया गया है, जिसके पास पैसा होगा चुनाव खुद लड़ेगा, मेरे ख्याल जो लग रहा है। और लेकिन बातें भी बहुत चलेंगी जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा। अच्छा, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए विनोद जाखड़ को शुरू से, जब यहाँ विनोद जाखड़ निर्दलीय चुनाव जीत करके आना पड़ा, उन्हें टिकट नहीं मिला एनएसयूआई से, और जब एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बने तब भी उन्हें उस तरीके का सपोर्ट राजस्थान से खास करके एक बड़े समुदाय से नहीं मिला। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तब वो अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी बहुत सारे जगहों में सुनता हूं कि बन तो गए हैं लेकिन दम नहीं है। तो वो जो सपोर्ट होता है, इनर सपोर्ट होता है, आंतरिक सपोर्ट होता है, जो समाज का सपोर्ट होता है, वो दिख नहीं रहा है। बन तो गए विनोद जाखड़ बोल अच्छा रहे हैं, बहुत अच्छा नेतृत्व कर पा रहे हैं, लेकिन जो सपोर्ट दिखना चाहिए था कि जैसे सचिन के साथ पूरा राजस्थान खड़ा होता था, किसी इलाके में सचिन जाते थे, किसी इलाके में अशोक गहलोत जाते थे, किसी इलाके में वसुंधरा जाती थी, जो बड़े नेता थे यहाँ, वो विनोद जाखड़ के साथ मुझे लगता थोड़ा सा कहीं रह गया है, जो लोग दिख नहीं रहे सीधे सीधे, और वो इंतजार कर रहे हैं कब अध्यक्ष बना कोई नया आ जाए, उसके साथ जुड़ जाए और विनोद को कर दें टाटा बाबा नाम उसका। देखिए बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, अब एक आखिरी यही चर्चा है कि जिस तरह से पूरा बजट सत्र रहा, पूरा विधानसभा का सत्र रहा, उसको लेकर सरकार में जिससे पत्रकार इकट्ठे हुए, मुख्यमंत्री ने बुलाए और वहां पर दिया कुमारी नहीं थी, चर्चाएं बहुत रही कि बजट को लेकर
क्या लगता है आपको? कांग्रेस तो कह रही है कि कोई बजट में कुछ है नहीं, वो कह रहे हैं कि 2047 का विजन लेकर हम लोग यहाँ आए। क्या लगता है आपको कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है? अभी भी क्या वो सारी चीजें चल रही है? देखिए, इवेंट करना चाहिए, इवेंट करने के लिए ही एक बड़ी टीम होती है। अब अगर बजट सच में इतना अच्छा था तो दिया कुमारी को बताना चाहिए। दिया कुमारी जी नहीं बता पा रही, इनके मंत्री नहीं कई जगह खुल के बोल पा रहे हैं। और आप देखो कि बजट सत्र के बाद पत्रकारों के लिए क्या किया उन्होंने, 4 पॉइंट बता दिए। उसके लिए बोला आप आभार जताने मुझे आइए, सीएमआर आइए, सीएम साहब मिलेंगे, बात करेंगे और आपकी बात को सुन करके आगे बढ़ाएंगे। ये तो खुले मंच पे नहीं हो सकता ना, कोई सुझाव दे रहा हो सीएम साहब को। वित्त मंत्री खुद मौजूद नहीं है वहां, जो बजट पेश कर रही है वो कहीं दूसरी जगह देखी गई, कहीं मिल रही थी, लोगों से मुलाकात कर रही थी। अभी तो वही चल रहा है कि जो मैंने पहले बोला आपको कि वसुंधरा की मुलाकात के बाद एक बार सीएमआर में थोड़ी हलचल है। अब क्या होगा ये तो मैं नहीं कह पा रहा हूँ, कुछ अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जरूर एक हलचल है कि यार कुछ तो हो रहा है। तो क्या हो रहा है? अभी तक तो सीएम साहब बेखौफ होते थे, कभी नहीं बुलाया पत्रकारों को, आओ भाई साहब हम, बजट तो 3 बार पेश हो गए। कभी उन्होंने जनता के लिए नहीं खोला है सीएमआर, जनता के लिए होली में खोल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के लिए आओ आओ खुला है। और आप रोचक बात देखो कि जयपुर के पत्रकार छोड़ो, पूरे प्रदेश से 300-250 पत्रकार बुला करके आभार व्यक्त करवा रहे हों, ये तो मेरे ख्याल से पहले ऐसी कोई घटना होगी जो हो रहा होगा। देखिए, कई लंबी चर्चाएं हमारे साथ पांडे जी के साथ भी हैं और उन्होंने कई विषयों को लेकर खुलकर बातचीत की है। तमाम विषय राजस्थान की राजनीति में जिस तरह से चर्चाओं में रहे, उन सब पर हमने बातचीत की। आप देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत। कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।